अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखा जाए। इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के टाइप का है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यानी कि हमारे पास जो ये गिवन फंक्शन गिवन इंटीग्रांट है इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इससे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना होगा तब जाके इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। ये हो गया ए स्क्वायर अगर आप करें एक्स मीन्स यहाँ पे ये ए की वैल्यू, ये पूरी बी की वैल्यू। अगर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक्स हो गया प्लस ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों -2dx। अब क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और फिर -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है बच्चों, यहां से इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। अब ना, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। यहां से बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x। 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हो बच्चों, अगर आपको नहीं याद है तो आप जान लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है log mod x प्लस। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया, log mod x हो गया। और बच्चों ये -2 का तो 2 ही -2 ही हो गया, ये -2 इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चों तो ये x हो जाएगा और लास्ट में आप क्या लगा दो, c लगा दो। ठीक है, यानी फाइनली बच्चों यही इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर आ गया। जरा इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करा लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, x² log mod x -2x प्लस c। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बच्चों कुछ वही हाल है। क्वेश्चन नंबर 11 को भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां भी कुछ वही हाल है, यानी जो हमें फंक्शन गिवन है बच्चों, यहां पे कंडीशन क्या है जरा गौर से देखिएगा। कंडीशन है यहां पे हमें दिया गया है x³ प्लस 5x² -4/x²। यानी कि बच्चों यहां क्या हो रहा है, यहां पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। आपने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा है कि जहां पे दो फंक्शन डिवाइड होते हैं, यानी जहां पे दो फंक्शन का भाग होता है, वहां पे हम लोग क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं। बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो क्या किया जाए, करना वही पड़ेगा कि इसको पहले सिंप्लीफाई करिए तब जाके इंटीग्रेट करिए। डायरेक्ट आप इंटीग्रेट मत करिए। जब बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो x² आया है ये सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि x³ प्लस 5x² ये -4/x² और ये dx। ठीक है, अब जरा गौर से देखो बच्चों, ये क्या आ गया, इससे ये कटेगा तो ये x आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया, ये -4 बच्चों ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो x⁻² -2 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई। अब बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन को हम लोग सारे टर्म्स के साथ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे +5 है तो 5 ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, ये dx हो गया इतना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कांस्टेंट, इसको आप बाहर लीजिए, x⁻² -2 dx हो गया। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे ये क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻1 + 1 यानी कि 2/1 + 1 यानी कि 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन x होता है बच्चों। यहाँ पे -4 इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x⁻2 -2 + 1/-2 + 1 और लास्ट में बच्चों आप c लगा दो। ये क्या हो गया, ये आया बच्चों x² प्लस 5x माइनस, ये हो जाएगा बच्चों आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, 4 ये x⁻1 -1 प्लस c। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये x² प्लस 5x प्लस ये 4 हो जाएगा बच्चों। ये x का पावर निगेटिव है, इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का c। यही रहा बच्चों इसका आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 11th है। आंसर मैच करा लूँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर, आंसर बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। यहाँ भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं
तो दो फंक्शन डिवाइड होने के केस में हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और बच्चों अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू द पावर 1/2, एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस ये 3x, और यहां पे बच्चों क्या हो गया एक्स रेज टू द पावर 1/2 हो गया प्लस 4, और यहां क्या हो गया बच्चों x रेज टू द पावर 1/2, और ये फाइनली ये dx। अब जरा देखिए यहां पावर 3, यहां 1/2, ये ऊपर जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट होएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होएगा बच्चों तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 5/2, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा यानी इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 1/2। बच्चों नीचे से पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है ये सब्ट्रैक्ट होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको जरा बता दूं, आप अच्छी तरह बच्चों जानते हो कि a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू होता है a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है, यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह ऐसे ये हो गया। अब जरा गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 4, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये x रेज टू द पावर, ये पावर इसका क्या पावर का चिन्ह यहाँ बदल जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बच्चों तो ये x रेज टू द पावर 5/2 dx प्लस ये 3 आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 dx प्लस बच्चों कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये क्या होगा बच्चों, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, मैं इसको वहां लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, शायद यहां दिखाई नहीं देगा, गौर से देखना बच्चों। क्या होगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है। उसके साथ ही साथ बच्चों ये 3 को आप इधर साइड में रखिए, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। उसके साथ ही साथ बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे -1/2 प्लस 1 और लास्ट में बच्चों c लग जाएगा। क्लियर, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों x रेज टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 7/2 नीचे क्या आएगा 7/2 ही आएगा प्लस ये बच्चों आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर, ये 3/2 आ गया और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4, ये एक्स रेज टू द पावर, ये 1/2 आएगा और नीचे भी कितना आएगा 1/2 आ जाएगा और हमें प्लस का c लगाना होगा, c ये वाला c लगाना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों हम लोग तो ये आ जाएगा 2/7 एक्स रेज टू द पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, ये आप 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पे बच्चों ये 2 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा ये, और एक्स रेज टू द पावर 1/2, एक्स रेज टू द पावर 1 का मतलब होता है बच्चों अंडर रूट एक्स और प्लस का यहाँ पे c लग जाएगा। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। जरा आंसर चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात, क्वेश्चन नंबर 12 2/7 एक्स रेज टू द पावर 7/2 बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना 2x रेज टू द पावर 3/2 बिल्कुल सही है। फिर क्या आ गया, फिर आ गया आपका हाँ बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 सब बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन लास्ट के दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटके है, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन में हमें एक न्यूमरेटर दिया है, एक डिनोमिनेटर दिया है, यानी ये क्या है एक रैशनल फंक्शन है, यानी एक परिमेय फलन है। अब लास्ट के दो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ आया था तो वो सिंगल टर्म में आया था, एक टर्म में था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक ही टर्म में था, लेकिन अब यहाँ पे ये मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पे ये डबल टर्म में आ गया। अब क्या करें, ये तो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई फायदा नहीं होगा, तब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो आप क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और उसको एनालाइज करिए। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते,
जब तक इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा गौर से देखिए। आप बच्चों इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और इसमें से आप एक कॉमन ले सकते हैं। तो जरा गौर से देखना बच्चों, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स माइनस वन। यहां से मैंने वन कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस वन। नीचे क्या है बच्चों, नीचे एक्स माइनस वन है। अब आपका दिमाग चलने लगा होगा, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। ठीक, अब जरा गौर से देखना बच्चों, अब इन दोनों ही टर्म में x माइनस वन कॉमन है। ठीक है, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों, dx आ गया। अब आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि फाइनली आपका जो ये इंटीग्रांड था वो किस फॉर्म का आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन dx के फॉर्म का आ गया। ठीक है, अब तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको आसानी से देखिए, हमारा फंक्शन कुछ ऐसा था और ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म का आ गया। जब इस फॉर्म का आ गया तो अब आप इसको आसानी से ये इंटीग्रेशन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आप फाइनली इसका बच्चों आंसर आप ला सकते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ये dx आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी कि इसका पावर 2 + 1 होगा, नीचे भी 2 + 1 होगा, ये 3 हो गया, ये 1 और इसका इंटीग्रेशन x, और ये क्या आ गया, लास्ट में आपको c लगाना पड़ेगा, यानी कि बच्चों ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, यानी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी तक हमारे तर्कस में कोई तीर नहीं है, हम जानते नहीं, हम ये नहीं जानते कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब जाके हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमारे सामने होगा। अब ये क्या हुआ बच्चों, यहां से अगर मैं इसको फाइंड करूं, ये इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके साथ ये अंडर रूट एक्स, और देखिए यहाँ पे x और ये अंडर रूट एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा जरा गौर से देखिए। अब यहां से ये इंटीग्रेशन, ये क्या है, इसका मतलब हो गया बच्चों x रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ पे x का पावर 1 और पावर 1/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x रेज टू द पावर 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये x रेज टू द पावर 1/2 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 dx हो गया। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर 1/2 + 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1/2 + 1 हो गया, यहाँ से क्या हो गया x रेज टू द पावर 3/2 + 1 हो गया, और यहाँ से बच्चों 3/2 + 1 हो गया, और लास्ट में आपको c लगाना पड़ेगा। अब ये फाइनली इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया x रेज टू द पावर 3/2, नीचे डिवाइडेड बाई 3/2 आ गया, माइनस यहाँ पे x रेज टू द पावर ये हो गया बच्चों 5/2, नीचे क्या आ गया 5/2 आ गया, और प्लस का c आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 2x रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस का c। तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। आंसर मैच करा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 था ना, 2/3 x रेज टू द पावर, हाँ बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल आंसर सही है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों कुछ उसी टाइप का है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका पावर आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है x रेज टू द पावर 1/2, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा क्योंकि आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया है। ठीक, अब ये क्या हो गया, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 3, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों इसका पावर ये 2 और ये 1/2, ये कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा यानी 5/2 हो जाएगा, प्लस वही हाल इसके साथ भी होगा, ये 2, ये x का पावर 1 और इसका पावर 1/2, ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3x रेज टू द पावर 1/2
2dx हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को बच्चों सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए अब आप, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 5/2 dx हो गया। यहाँ से आप 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर ये 3/2 dx हो गया, प्लस ये आप 3 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 dx हो गया। बात समझ आ गई? अब क्या होगा, अब आपको तो मालूम ही है ना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1, नीचे क्या होगा बच्चों 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा। ये 2 यहाँ से ये x रेज टू द पावर बच्चों क्या हो गया 3/2 प्लस का 1 हो गया अपॉन 3/2 प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लीजिए, ये क्या हो गया x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया बच्चों 1/2 प्लस 1, और ये प्लस का c आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही होगी? अब चलते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर ये 5/2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/2। 7/2 नीचे भी क्या होगा 7/2 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/2 x रेज टू द पावर ये 5/2 आ गया, यहां भी आपका क्या आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस ये 3 ये x रेज टू द पावर ये हो गया आपका 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2, लास्ट में बच्चों हमें c लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये 6x रेज टू द पावर 7/2 अपॉन 7 हो गया, और यहां से बच्चों ये क्या हो गया ये 4/5 x रेज टू द पावर 5/2 हो गया, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू x रेज टू द पावर 3/2, और लास्ट में बच्चों ये c हो जाएगा। यही होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, यही सही आंसर होगा बच्चों। आप आंसर को मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं, 6/7। हाँ, उसके बाद क्या आया 4/5, 16 है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 15 है 4/5, बिल्कुल सही। उसके बाद 2x रेज टू द पावर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन काफी आसान है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रांट में बच्चों इसको इंटीग्रांट कहा जाता है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स आए हुए हैं, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx आ गया, प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx आ गया। यहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट को आप बाहर ले लो बच्चों, तो ये x dx, यहाँ से आप 3 बाहर ले लो, ये cos x dx ले लो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ex dx ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा ये 2, इसका इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ से 3, यहाँ देखिए अब जरा cos x का इंटीग्रेशन बच्चों आप जानते हो, क्या जानते हो? अगर हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात करने वाले हैं cos x का इंटीग्रेशन। cos x का बच्चों क्या होता है sin x होता है, क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x होता है। ठीक है, यानी ये हो गया क्या sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लास्ट में आप c लगा दो। ये कितना हो गया बच्चों, ये नीचे 2 आएगा, यानी 2x² अपॉन 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 से 2 कट गया। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको खत्म करेंगे तो एक स्टेप हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये x² और ये -3 sin x हो गया, और यहाँ पे ये e टू द पावर x हो गया, और ये प्लस का c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, x² -3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। अब बच्चों मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या करा, 17 क्वेश्चन भी बच्चों वैसे ही है, और इसको आप कर सकते हो, बट आइए मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यहाँ से -3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और यहाँ dx, और यहाँ पे बच्चों आ गया ये 5, और ये √x का मतलब होता है x रेज टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों ये 2, इसका इंटीग्रेशन x 2 + 1 यानी 3 अपॉन 3 हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे -3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। ये 5 हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड करोगे बच्चों तो 1/2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 1/2 + 1 आ गया, यानी कि प्लस का c आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जरा ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2x³ / 3, यहाँ से ये +3 cos x हो गया, प्लस अब देखना बच्चों ये 5x⁻³ 3/2 और नीचे भी क्या आएगा बच्चों 3/2 आएगा, प्लस का c आएगा। ठीक, अब जरा गौर से देखिएगा, ये 2x³ / 3 आ गया बच्चों, यहाँ से 3 cos x आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/3x⁻³ 3/2 + c आ गया। यही बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। जरा आंसर मैच करा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है, 3/2x³ 3/2 नहीं 2/3x³ बिल्कुल सही है, और ये 3 cos x बिल्कुल सही, 10/3x⁻³ 3/2 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, 10/3 हाँ बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ वही हाल आया है, यानी कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, सॉरी दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल कोई होता नहीं है। तो क्या करेंगे, तब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया बच्चों sec² x प्लस ये आ गया sec x tan x dx। ठीक है, अब क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों, sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया sec x tan x dx। ठीक है, अब जरा गौर से देखो बच्चों, आप इधर आओ। अब आपने ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan x + c होती है, tan x + c होती है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी जानते हो बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, sec x + c होती है। ठीक है, यानी दोनों फॉर्मूले आपको मालूम है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, इसका आ गया tan x और इसका क्या आ गया, इसका आ गया sec x। अब बच्चों यहाँ पे जो दोनों में c आए हैं, मैं दोनों को अलग अलग ना लिख करके लास्ट में मैंने +c कांस्टेंट कर दिया। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि आंसर आया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18, tan x + sec x + c बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, यही आपका आंसर हुआ बच्चों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन अब तक का यानी इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा और 1-2 बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्यों है, ये इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, और आपने जो भी इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जहाँ पे 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और उसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो। कोई आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया गया, ये फॉर्मूला होता ही नहीं। तो क्या करना होगा, इसमें हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा और तब जाकर के हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। मतलब फंक्शन मतलब इंटीग्रांड, जो यहाँ पे इंटीग्रांड गिवन है। देखो बच्चों कैसे किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब sec² x को बच्चों क्या मैं 1/cos² x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। cosec² x को बच्चों हम 1/sin² x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये सिंप्लीफाई होके बच्चों क्या हो जाएगा, ये बन गया sin² x cos² x। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हो कि sin² x cos² x को आप लिख सकते हो tan² x dx। अब जरा ये बताइए कि क्या आपने tan² x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, बिल्कुल नहीं जानते, आपको नहीं मालूम। आपको मालूम क्या है, जरा गौर से देखिएगा। आपको बच्चों मालूम ये है, जो मालूम है मैं बता रहा हूं। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx इज इक्वल्स टू tan x। एक बात आपको ये मालूम है बच्चों, दूसरी बात आपको मालूम है जो कि आप क्लास 11th में आपने पढ़ा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि 1 + tan² x इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec² x होता है। यहां से बच्चों
tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके, यानी सबसे पहले हम इसको क्या लिख लें, इसको हम लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया हमने। अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप देखते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, यानी कि यहां से बच्चों ये आ गया tan x, ये -1 और इसका इंटीग्रेशन x, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस का c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आ गई, उम्मीद है समझ आ रही है। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि ये 19th का थोड़ा सा आंसर हम लोग मैच करा लें। क्वेश्चन नंबर 19 tan x माइनस एक्स प्लस c, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी हद तक उसी टाइप का है और उसी तरह से हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ये आ गया cos स्क्वायर x, ये -3 sin x अपॉन का ये क्या आ गया बच्चों cos स्क्वायर x इंटू dx आ गया। बिना सिंप्लीफाई किए नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों आप जानते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो ये 2 इंटू सेक स्क्वायर x माइनस, अब जरा ध्यान से रखना 3 sin x, नीचे बच्चों cos स्क्वायर x है, यानी कि cos x इंटू cos x, sin x के साथ एक cos x को ले लोगे तो ये tan x हो गया, बट बच्चे एक cos x नीचे बचा हुआ है, यानी 1 अपॉन cos x, ये क्या हो गया sec x हो गया, ठीक, और ये हो गया dx। अब इंटीग्रेशन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो बच्चों, ये sec स्क्वायर x dx आ गया, यहाँ से आप 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, इसको आप लिख सकते हो sec x इंटू tan x dx, tan x dx, ठीक है। अब बच्चों आप 2 फॉर्मूले जानते हैं। एक फॉर्मूले तो अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस होता है। दूसरा आपने फॉर्मूला बच्चों आपने देखा कि नहीं देखा, मतलब कि अब मैं बता रहा हूं, आपने लास्ट क्वेश्चन में नहीं देखा, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू होता है sec x प्लस c, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2 तो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन tan x, यहाँ पे -3, इसका इंटीग्रेशन sec x और प्लस लास्ट में आप c लगा दो बच्चों। ये रहा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। आंसर जरा मैं करा लूं इसका, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आंसर सही है, 2 tan x -3 sec x प्लस, बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों इस तरह यहाँ से इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, यानी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होगा, फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.2 को लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।